हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल संसद ऐप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MNNIT के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिल अवचट का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जीनस गरुडरमा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? तो केरल में जो है कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेटा गोपनीयता दिवस। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद BEL तक कितने किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5.6 किलोमीटर लंबा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद BEL तक 5.6 किलोमीटर लंबा एक भूमिगत कॉरिडोर बनना है, यानी 5.6 किलोमीटर लंबी जो है सुरंग बनाई जाएगी इस रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत। कहाँ से कहाँ तक? तो न्यू अशोक नगर से लेकर के आनंद विहार होते हुए साहिबाबाद BEL तक। आनंद विहार बस अड्डा परिसर में इसका भूमिगत स्टेशन बनेगा। यह हिस्सा जमीन के 20 मीटर नीचे बनेगा। सामान्य रूप से इस गहराई को समझा जाए तो खुदाई के बाद नीचे से ऊपर तक करीब 10 मंजिला इमारत खड़ी की जा सकती है। भूमिगत हिस्से की चौड़ाई करीब 6.5 मीटर होगी। और दोस्तों, ये जो भूमिगत कॉरिडोर है इसके लिए इसका एक भूमिगत स्टेशन भी बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पर बनेगा? तो आनंद विहार बस अड्डा परिसर में ही इसका क्या बनेगा? भूमिगत स्टेशन बनेगा। और ये जो स्टेशन होगा वो ज़मीन से 20 मीटर नीचे होगा, यानी अगर देखा जाए कि नीचे से ऊपर की ओर तो इतनी गहराई है इसकी कि 10 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी की जा सकती है। यह देश में मौजूदा मेट्रो प्रणालियों में 2 स्टेशनों के बीच सबसे लंबे सुरंग खंड होंगे। तो ये पॉइंट पे अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो भूमिगत कॉरिडोर होगा, जो ये सुरंग होगी, ये वर्तमान में देखा जाए तो देश में मौजूदा मेट्रो प्रणालियों के लिए सबसे लंबी सुरंग होगी।
ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 5.6 किलोमीटर ये लंबा होगा। दोस्तों अगर देखा जाए कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल जो परियोजना है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए 30,274 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जो है इसमें आएगी, जो ये दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना है इसके पूरे प्रोजेक्ट के तहत। इसकी अगर बात की जाए कि इसकी कुल कितनी लंबाई होगी इस पूरे रेल परियोजना की, तो दोस्तों 82.15 किलोमीटर ये रीजनल रैपिड रेल परियोजना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और अभी क्या है दोस्तों, इसे खंड में बांट करके इसका जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। तो पहले चरण का जो काम है यानी पहले खंड का जो काम है वो 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और 2023 में ही पहले खंड को जो है शुरू कर दिया जाएगा। पहले खंड में कहाँ से कहाँ तक ये काम किया जाएगा, तो साहिबाबाद से दुहाई तक यानी 17 किलोमीटर लंबा ये खंड होगा, जिसका काम जो है 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर पूरी बात की जाए कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल जो परियोजना है इस पूरे प्रोजेक्ट को कब तक पूरा किया जाएगा, तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना का, कि 2025 तक जो है इसे पूरा कर लिया जाएगा। और दोस्तों ये जो प्राथमिक खंड होगा जो कि 17 किलोमीटर लंबा होगा, तो इसमें जो है साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक कितने स्टेशन बनेंगे, तो 5 स्टेशन बनेंगे। एक बनेगा साहिबाबाद में, एक बनेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और इसके अलावा गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। तो ये 5 स्टेशन बनेंगे इस प्राथमिक रेल खंड में। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना है इस पर जो ट्रेन चलेगी वो कितनी अधिकतम स्पीड के साथ चल सकती है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ट्रेन यहाँ पे चल सकती है इस रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर पर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर देश के कुल 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक यानी सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 79। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के कुल 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक यानी सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश के 79 यानी 79 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक उत्तर प्रदेश के 5 पुलिसकर्मियों विजय प्रकाश, श्रीपति मिश्रा, सुशील पांडे, मिश्री लाल शुक्ला एवं कृष्ण चंद्र मिश्रा को दिया गया है। इसी प्रकार राज्य के 73 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के कुल 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 79 पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे। उनमें से आपको ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो ध्यान रखने हैं कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक उत्तर प्रदेश के 5 पुलिसकर्मियों को दिया गया। विजय प्रकाश को दिया गया, श्रीपति मिश्रा, सुशील पांडे, मिश्री लाल शुक्ला और कृष्ण चंद्र मिश्रा। ठीक है, तो ये 5 नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से 79 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक या सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम लहर। एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के अवयव से जुड़े युद्ध में तालमेल बनाना है। यह सैन्य अभ्यास 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। इसमें 40 से अधिक जहाज़ों, पनडुब्बियों की भागीदारी रही। इसके अलावा IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI जगुआर समुद्री स्ट्राइक विमान के साथ उड़ान भरने वाले विमान भी शामिल थे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी जो है भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय थल सेना ने जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया है। सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, तो पश्चिम लहर इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में।
4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया, जहां पर एक साथ 100 कारों को चार्ज किया जा सकेगा। क्योंकि ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये 100 चार्जिंग पॉइंट वाला स्टेशन है, जहां पर 100 कारों को एक साथ चार्ज किया जा सकेगा। दोस्तों पहले अगर देखा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर था, तो सबसे बड़ा जो है भारत का इससे पहले जो है दिल्ली मुंबई में स्थित था, जिसमें ईवीएस के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि नया जो चार्जिंग स्टेशन है जो कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, तो ये कौन सी कंपनी विकसित कर रही है, तो कंपनी का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब दोस्तों ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में देश भर में बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करेगा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पर खोला गया है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है, राज्य का नाम भी ध्यान रखना है हरियाणा, और कहाँ पर, तो हरियाणा के गुरुग्राम में ये खोला गया है। और कितने चार्जिंग पॉइंट वाला, तो 100 चार्जिंग पॉइंट वाला ये चार्जिंग स्टेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। और उन्होंने ये इनकार क्यों किया है पद्म भूषण पुरस्कार लेने से, तो दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ये कहा कि मैं इस पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं जानता, इस बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अगर उन्होंने मुझे पद्म भूषण देने का फैसला किया है तो मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये जो पद्म भूषण सम्मान उनको दिया जा रहा है, तो इसके पूर्व उन्हें कोई सूचना दी जानी थी और उन्हें वो सूचना नहीं दी गई, तो ऐसे में जो है उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के अलावा मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी ने भी पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है, मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी। और यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया। और क्यों कर दिया, तो ये कह करके कि मुझे जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो इसलिए मैं इस पुरस्कार को नहीं ले सकता। और दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 42 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 16 यहाँ पर राज्यसभा यानी 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के एरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए भी TX2 पुरस्कार दिया गया है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में जो तमिलनाडु के एरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसे जो है TX2 पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो 2010 से लेकर के अभी तक यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वो दोगुनी हुई है, तो इसी वजह से जो TX2 पुरस्कार है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए तो उसे भी TX2 पुरस्कार दिया गया है। अब ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि भारत से केवल इसी टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार अभी जो है दिया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 39 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अब दोस्तों तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं तो इसके भी राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा मदमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं तमिलनाडु में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दोस्तों हर एक स्टेट से संबंधित जो हम आपको राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है आप नोट कर लिया करो, ताकि आप दोबारा से जब इसे रिवाइज करें तो बड़ी आसानी से एक साथ सारे राष्ट्रीय उद्यान आप रिवाइज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, किसने कॉमिक बुक इंडियाज विमेन एंड अनसंग हीरोज का विमोचन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी ने देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियाज विमेन एंड अनसंग हीरोज शीर्षक वाली चित्रात्मक कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी करके तैयार किया गया है, जिसमें भारत की 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसमें चकली इल्मा, पद्मजा नायडू, दुर्गाबाई देशमुख आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है इंडियाज विमेन एंड अनसंग हीरोज, तो ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसमें देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है 75 यानी 75 गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टाटा समूह को। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इस डील का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को किसे जो है सौंप दिया है, तो टाटा समूह। और इस डील का मूल्य कितना रहा? तो 18,000 करोड़ रुपए में टाटा समूह को एयर इंडिया को बेच दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसी मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। यह घोषणा 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के कुछ दिन पहले आई है। यह पद 17 दिसंबर 2021 से खाली था, जब KV सुब्रमण्यम ने कार्यकाल छोड़ा था। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इससे पहले इस पद पर कौन थे? तो KV सुब्रमण्यम जो है इस पद पर थे, जिन्होंने 17 दिसंबर 2021 को इस पद को छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में किया गया। समुद्र के ताले का उद्घाटन यानी कैनाल लॉक का उद्घाटन जो है डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इज़मुइडेन सी लॉक 500 मीटर यानी 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण जो है वो 2016 में किया गया था और इसे 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये अभी जो है 2022 में पूरा हुआ है। इस इज़मुइडेन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टर्डम बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी संरचना भी इतनी गहरी है कि जहाज़ों को नहर में प्रवेश करने के लिए अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यानी ये जो कैनाल लॉक है इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें ये नहीं देखना होगा कि जब जल स्तर है वो
कम हो जाए तभी जो है जहाज़ इसमें प्रवेश कर सकेंगे। ऐसी इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी भी समय जो जहाज़ है वो इसमें प्रवेश कर सकेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नीदरलैंड में जो है किया गया है, एम्स्टर्डम बंदरगाह के छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में। और दोस्तों ये जो कैनाल लॉक है ये समुद्र से 9 मीटर ऊंचा बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बाढ़ आदि की भी कोई समस्या नहीं होगी। अब ये कहाँ पर बना है? तो नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये थे 30 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए शिवांगी सिंह। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, बी है मिजोरम, सी है असम और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।